12वां एपिसोड पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख लेखकों का अनुमानित कालक्रम। अनुमानित इसलिए कहते हैं कि संस्कृत के कवियों का नाम क्या है ये तो अनुमानित नहीं है, ग्रंथ क्या है ये भी एकदम राइट है, नाम राइट है। इसके अलावा वो जन्मे कहाँ और वहाँ कब जन्मे, कहाँ जन्मे, उनके माता पिता कौन है, ये बहुत सारी चीज़ें अनुमान के आधार पर हैं। खासकर उनका समय तो बहुत अनुमानित है, इसलिए जो हम लोग देंगे वो 100% सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं। पर हम बहुत सारे संस्कृत साहित्य के इतिहासों को पढ़ने के बाद, बलदेव उपाध्याय इत्यादि को पढ़ने के बाद और कपिल देव द्विवेदी का इतिहास पढ़ने के बाद, उमाशंकर शर्मा ऋषि इत्यादि का जो संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ थे, संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रंथ, उनमें से सबको पढ़ने के बाद एक समीक्षात्मक दृष्टि से जो ज़्यादा उचित था वही अनुमानित कालक्रम मैं आपके सामने रखूँगा। तो हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो सारे प्रमुख लेखक लिए गए, तो बहुत सारे लेखक छूट भी गए हैं, और उनका एक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिया गया है और उनका काल, समय, टाइम, क्या समय हो सकता है। तो शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले आचार्य लगध। इस वाले कॉलम में आप लेखक देखेंगे, इस वाले में उनका कोई प्रमुख ग्रंथ एक, और इस वाले कॉलम में उनका अनुमानित कालक्रम यानी समय देखेंगे। तो 3 डायग्राम आपके सामने है। लीजिए, आचार्य लगध का वेदांग ज्योतिष है और यह 1400 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में रहे होंगे, ऐसा संस्कृत साहित्य के इतिहासकार लिखते हैं। माने 1400 ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में आचार्य लगध का समय रहा होगा, जिनकी रचना है वेदांग ज्योतिष। तो आप आचार्य लगध वेदांग ज्योतिष 1400 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी के बीच का लिखिए। नंबर 2 पर हमारे यास्क चाचा, यास्क ने निरुक्त लिखा भैया, निर्वचन का शास्त्र है ये। 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच में यही इनका काल पीरियड रहा होगा, ऐसा संस्कृत साहित्य के इतिहासकार बलदेव उपाध्याय और उमाशंकर शर्मा ऋषि, कपिल देव द्विवेदी, रमाशंकर त्रिपाठी इत्यादि का जो इतिहास है, और खासकर जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास 16-17 खंडों में छपा है, उसको बेस मान करके जो उचित था, जो हमें उचित लगा, तो उसकी बात हम यहाँ पर आपसे कर रहे हैं। तो ये हो गया यास्क का निरुक्त। और आगे आइए आचार्य पिंगल छंद सूत्र वाले। आचार्य पिंगल छंद सूत्र उनका ग्रंथ है। इनका भी समय 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माने यही कालक्रम माना जाता है, लेकिन वेबर एक विद्वान हुए, विदेशी विद्वान, जो इनका समय 500 ईसा पूर्व डिसाइड करते हैं। तो आचार्य पिंगल का समय आपने जान लिया, ये आचार्य यास्क का जान लिया, आचार्य लगध का जान लिया। अब चौथे नंबर पर आइए कपिल, जिन्होंने सांख्य सूत्र लिखा, जैमिनि जिन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा, और कणाद जिन्होंने वैशेषिक सूत्र लिखा। ये तीनों दार्शनिक हैं। कपिल सांख्य सूत्र के रचयिता हैं, जैमिनि मीमांसा सूत्र के रचयिता है, कणाद वैशेषिक सूत्र के रचयिता हैं। तो सबसे पुराने हैं कपिल 700 ईसा पूर्व, उनके बाद 600 ईसा पूर्व समय माना जाता है जैमिनि का, और कणाद का माना जाता है 500 ईसा पूर्व। इस हिसाब से सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन है। कपिल का सांख्य सूत्र 700 ईसा पूर्व के आसपास का, जैमिनि का मीमांसा सूत्र 600 ईसा पूर्व के आसपास का, कणाद का वैशेषिक सूत्र 500 ईसा पूर्व के आसपास का। ये 3 लोगों को जानिए। इसके बाद आइए आपको आयुर्वेद में ले चलें। महर्षि चरक संहिता लिखे हैं। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच का काल इनका होगा। कुछ लोग प्रथम शताब्दी ईस्वी का भी इन्हें मानते हैं। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व अथवा प्रथम शताब्दी ईस्वी में इतना विद्वानों में अनुमान करते हैं कि चरक संहिता का काल रहा होगा। चरक ऋषि ने चरक संहिता लिखी। अब सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी 500 ईसा पूर्व या प्रथम शताब्दी ईस्वी इनका भी माना जाता है। यानी चरक और सुश्रुत लगभग समकालीन थे, ऐसा लोगों का मत है। हमारे संस्कृत साहित्य के जो आलोचक हैं, समालोचक हैं, संस्कृत साहित्य के इतिहास लिखने वाले लोग हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने उनके बारे में यही कल्पना की। अब आइए वाल्मीकि, जो वाल्मीकि रामायण लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ माना जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा से शुरुआत होता है। तो 500 ईसा पूर्व इनका समय मानते हैं संस्कृत साहित्य के इतिहासकार। तो वाल्मीकि का समय ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि रामायण इनका ग्रंथ है, 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं, 24 सहस्री संहिता कहते हैं वाल्मीकि रामायण को।
500 ईसा पूर्व इनका समय है। अब पाणिनि बब्बा को भी देख लो, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। वाल्मीकि से लहुरे हैं, छोटे हैं, वाल्मीकि बड़े हैं, वाल्मीकि से बड़े सुश्रुत और चरक हैं, या समकालीन मान सकते हैं इनको हम। तो ये रहे अष्टाध्यायी का समय भी 500 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी वाल्मीकि पाणिनि का लगभग काल समान होता है। वाल्मीकि पहले के हैं, उनके बाद पाणिनि होंगे, ऐसा लोग इनका कालखंड मानते हैं। अब आइए महर्षि व्यास कृष्णद्वैपायन, जिनका नाम है महाभारत एवं 18 पुराण इन्होंने लिखा है। महाभारत में 1 लाख श्लोक 18 पुराण है। 400 ईसा पूर्व कुछ लोग कहते हैं, कुछ 500 ईसा पूर्व, कुछ 200 से 100 ईसा पूर्व तक इनका कालखंड। ये सब अनुमानित कालखंड है, सब लोग अपनी अपनी कल्पनाएं करते हैं। तो 400 ईसा पूर्व के बाद ही होंगे, चूंकि भाई 500 ईसा पूर्व तो वाल्मीकि इत्यादि का काल है, उनके बाद के ही हैं ये। तो ये बहुत प्रामाणिक तो नहीं है, पर ये इन पर कुछ विश्वास किया जा सकता है ना। अब आगे देखिए, कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। कौटिल्य जो चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने वाले, अर्थशास्त्र लिखने वाले चाणक्य, ये क्या कहते हैं, कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य नीति लिखने वाले कहते हैं। 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का इनका समय रहा होगा। और ये भी संस्कृत के महान शिक्षक हैं, जिन्होंने राष्ट्र को एक करने के लिए, विदेशी आक्रांताओं से भारतवर्ष को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो आप जानिए कि ये राजनीतिज्ञ के साथ साथ शिक्षक भी हैं, लेखक भी हैं, एक राष्ट्र निर्माता भी हैं। कौटिल्य चाणक्य, अर्थशास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। चाणक्य नीति भी लिखा। 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व इनका समय। आइए बादरायण, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा, ये लगभग 300 ईसा पूर्व के। षड दर्शनों में, भारतीय दर्शनों में बादरायण के ब्रह्मसूत्र का बहुत बड़ा योगदान है। 300 ईसा पूर्व इनका समय है। कात्यायन या वररुचि, जिन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा। अष्टाध्यायी पर क्या लिखे, ये वार्तिक। 300 ईसा पूर्व या 4th शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय। पाणिनि के बाद का काल इनका माना जाएगा। और पतंजलि से पहले, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा व्याकरण पर, और योग सूत्र लिखा दर्शन पर। तो ये वही पतंजलि हैं जिन्होंने योग दर्शन में योग सूत्र लिखा, व्याकरण शास्त्र में महाभाष्य लिखा। 150 ईसा पूर्व, कुछ लोग 185 ईसा पूर्व या 150 ईसा पूर्व इनका समय मानते हैं। तो कात्यायन से छोटे हैं, पाणिनि से छोटे हैं, यानी पाणिनि पहले हैं, फिर कात्यायन है, फिर पतंजलि हैं, यही कालक्रम है। तो आप पाणिनि को 500 ईसा पूर्व कहते हैं, तो इनको आप 300 ईसा पूर्व या 4th शताब्दी कह लें, और इनको 150 ईसा पूर्व, माने 100-150 सालों का अंतर है कात्यायन और पतंजलि के बीच में, ये आप देख पा रहे हैं। और ये सब कुछ अनुमानित कालक्रम है, इसलिए लिखा अनुमानित समय, अनुमानित काल, अनुमान के आधार पर। तो हमारा अनुमान नहीं है, यहाँ जो अनुमानित काल है वो हमने संस्कृत साहित्य के 3-4 धुरंधरों के इतिहास ग्रंथों को सामने रख करके उसमें से एनालिसिस किया कि कौन कौन विद्वान क्या ज़्यादा मान रहे हैं। इसीलिए बहुत जगहों पर 2-2 चीज़ें हमने लिख दी। बहुत सारे लोगों ने इस पे जोर दिया, बहुत सारे लोगों ने इस पे जोर दिया। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, कुछ लोग 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच इनका सिद्ध करते हैं, या 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 2वीं शताब्दी माने 100 से 300 के बीच में आएंगे तो 2वीं शताब्दी आ ही जाएगा। तो 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच का समय भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का है, जिस नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। षड सहस्री संहिता कही जाती है। नाटक के क्षेत्र का ये पहला आदि ग्रंथ है। ये जो आज भी आप पिक्चर देख रहे हो, अभिनय देख रहे हो, सबसे पहले भरत चच्चा किए थे। और हम लोग भरत मुनि का नाट्यशास्त्र रहते हुए भी अभिनय के क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, तो क्या भरत मुनि का अपमान है। इसलिए हमारे यहाँ भी एक से एक धुरंधर हैं। देखिए, सब कॉमेडी में, भाण में, व्यायोग में, डिम में, नाटक में, प्रकरण में, बहुत तरह के नाटक हम लोग कर सकते हैं। आगे आइए, महाकवि भास, जो संस्कृत साहित्य के पहले नाटककार हैं। 13 नाटक इन्होंने लिखा, और ज़्यादातर नाटक इनके महाभारत पर और रामायण पर आश्रित हैं, कुछ उदयन कथा मूलक हैं। 13 नाटक लिखे। इनमें लोगों ने बहुत छीछा लेदर की। स्वप्नवासो दत्तम के 13 नाटक, स्वप्नवासो दत्तम इत्यादि कुल मिला के 13 नाटक लिखे। कुछ लोग 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। कुछ लोग इनका समय 450 ईसा पूर्व कहते हैं, कुछ 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य एक ये हो गया, और 450 से 200 ईसा पूर्व से, कुछ लोग 450 ईसा पूर्व और कुछ 200 ईसा पूर्व से, लगभग 200 ईसा पूर्व से 150 के बीच में। अच्छा, हाँ, अच्छा, यहाँ बदल गया। ये यहाँ तक आया, ये यहाँ तक का समय है। अब मनु का मनुस्मृति है,
ये 200 ईसा पूर्व से, हाँ 200 ईसा पूर्व के आसपास का समय है ये, 200 से 100 ईसा पूर्व के बीच का समय होगा ईस्वी। अच्छा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का समय। ईसा पूर्व माने ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व से शुरू करेंगे और 200 ईस्वी तक आएंगे। इसी बीच में मनुस्मृति रही होगी, मनु की मनुस्मृति इस कालखंड की होगी, ऐसा लोग अंदाजा करते हैं। ईसा पूर्व माने 200 साल पहले और 200 साल बाद तक, माने 400 काल के बीच का इनका मनुस्मृति का समय रहा होगा, ऐसा कहने का भाव है। ठीक है गुरुजी। भास के काल तो 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य कुछ लोग मानते हैं, कुछ 450, और कुछ लोग मनुस्मृति को, जो मनु की मनुस्मृति है वो 200 ईसा पूर्व से, अब ये 400 साल भले न जियो, वैसे तो पहले के लोग 100-200 साल जी भी जाते थे, इसी बीच में रही होगी ऐसा अनुमान करते हैं। और कालिदास का है रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतल इत्यादि जो ग्रंथ हैं वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ज़्यादातर विद्वान मानते हैं। हाँ ना, प्रथम शताब्दी ऐसा लोग मानते हैं। अश्वघोष का देख लीजिए, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये 3 ग्रंथ हैं अश्वघोष के, और इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है। हाँ कालिदास के बाद के माने जाते हैं, और कुछ लोग इनको पहले भी सिद्ध करते हैं, लेकिन ये कालिदास के बाद ही अच्छे लगते हैं। भास कालिदास के पहले अच्छे लगते हैं, और भास के बाद कालिदास, और कालिदास के बाद अश्वघोष। अब लीजिए ये गुणाढ़ की बृहत कथा है। गुणाढ़ की बृहत कथा प्रथम शताब्दी या द्वितीय शताब्दी ईस्वी, यानी 78 ईस्वी, प्रथम शताब्दी या द्वितीय शताब्दी ईस्वी के आसपास गुणाढ़ की बृहत कथा का समय है। और शालिवाहन हाल जो गाहा सप्तशती या गाथा सप्तशती के लेखक हैं, गाहा सप्तशती ही क्यों क्या कहेंगे, गाथा सप्तशती, तो शालिवाहन हाल जो हैं ये प्रथम या द्वितीय शताब्दी यानी 100 ईस्वी के आसपास के कवि रहे होंगे, ऐसा देखिए। अश्वघोष के बाद गुणाढ़, गुणाढ़ के बाद शालिवाहन हाल, यही क्रम चल रहा है। तो आज हम लोग 20-25 कवियों का देखेंगे, इसके बाद अगले एपिसोड में फिर हम आगे के कवियों को देखेंगे। वात्स्यायन न्याय सूत्र भाष्य लिखा इन्होंने, इनका द्वितीय शताब्दी ईस्वी या ईस्वी तृतीय चतुर्थ शतक इनका समय होगा वात्स्यायन का। और सर्ववर्मा जो कातंत्र व्याकरण के लेखक हैं, द्वितीय शताब्दी या 400 ईसा पूर्व, द्वितीय शताब्दी ईस्वी अथवा 400 ईसा पूर्व लोग कहते हैं सर्ववर्मा का काल। और शबर स्वामी का शाबर भाष्य है, शबर स्वामी का शाबर भाष्य है, द्वितीय शताब्दी ईस्वी या प्रथम शताब्दी के बीच का काल इनका रहा होगा। प्रथम या द्वितीय शताब्दी के मध्य में शबर स्वामी का शाबर भाष्य लिखा गया होगा, ऐसा लोग कल्पना करते हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। 25 लोगों का कालखंड हम लोगों ने देख लिया। अगले एपिसोड में फिर आगे के 25 कवि हम आपके सामने उपस्थित करेंगे। आज की लाइव क्लास में सुबह 8 बजे शाम 8 बजे उपस्थित होइएगा। 12 नंबर का एपिसोड है, बहुत प्यारा, पढ़ लीजिए लाइव, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा दोबारा। एकदम सही पकड़े हैं, दोबारा इसलिए नहीं मिलेगा कि एपिसोड चला जाएगा संस्कृत गंगा के ऐप में, तो हर एपिसोड आप 8 बजे ही आपको देखने को मिलेगा, और नहीं देख पाएंगे तो ये फिर ऐप में चला जाएगा, फिर मुश्किल होगी। ताज़ा ताज़ा रोज मिलेगा नया नया पाठ, सुबह 8 शाम 8, हर रोज एकदम नई नई वीडियो मिलेगी। सुबह 8 शाम 8 रोज मिलेगा नया पाठ, रोज मिलेगा नया पाठ, सुबह 8 शाम 8, भूलिएगा मत, वरना बाद में पछताना पड़ेगा जब ये वीडियो ऐप में चली जाएगी। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, जहाँ भी रहिए मौज में रहिए। नमः संस्कृताय, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। नहीं आप कुछ कहे?